देखो आज की ओपीडी में कौन कौन से पेशेंट आए थे। तो देखो पहला फीवर और वोमिटिंग। तो इसके लिए आप पैरासीटामोल दे सकते हो और वोमिटिंग के लिए ऑनडेनसेट्रोल लगा सकते हो। और अगर पेशेंट बोलता है कि 2 3 4 दिन से बुखार आ रहा है तो आपको एक बार सीबीसी ज़रूर करवा लेनी है। फिर एब्डोमेन पेन के लिए, तो एब्डोमेन पेन के लिए कौन कौन से इंजेक्शन आप लगवा सकते हो। और डाइसाइक्लोमाइन हो गया, ड्रोटावेनिन हो गया, हायोसिन हो गया। अब पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कहाँ पे पेन हो रहा है आपको ये इंजेक्शन लगाने हैं। फिर एसिडिटी, तो एसिडिटी के लिए कौन कौन से इंजेक्शन आप लगा सकते हो। तो एसिडिटी के लिए पेंटोप लगा सकते हो, रेनिटिडीन लगा सकते हो, है ना। और कैप्सूल ओमिप्राजोल दे सकते हो, और सिरप एंटाइसिड आपको देनी है, और मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी आपको देना है। फिर कफ कोल्ड के लिए, कफ के लिए आपको देखना है कि ड्राई है या वेट है, उसके अकॉर्डिंग एम्ब्रोक्सिल दे सकते हो और डीएक्सएम दे सकते हो। कोल्ड के लिए लिवोसिट्रेजिन मोन्टिलुकास भी आपको देनी है। फिर यूटीआई के पेशेंट आते हैं, पेशाब में जलन रहती है, रुक रुक के पेशाब आते हैं, इसके लिए आपको एंटीबायोटिक तो देनी है ना। तो नोरफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, स्टार्ट में तो यही मेडिसिन आपको देनी है। और डाइक्लोपीसीएम दे सकते हो, पेंटोप डी दे सकते हो, सिरप यूरेनरी एल्केलाइजर दे सकते हो। ठीक है, ये आपको देना है। और इसके बाद में भी पेशेंट को फर्क नहीं होता तो फिर आपको यूरिन कल्चर करवाना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कौन सी एंटीबायोटिक आपको देनी है। तो यूरिन कल्चर रिपोर्ट में क्या होता है, सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक आपको देनी है, आपको एंटीबायोटिक देनी है जो जिस एंटीबायोटिक के आगे एस लिखा है, सेंसिटिव एंटीबायोटिक है, वो आपको देनी है। और अगर एस वाली अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको आई वाली देनी है, आई इंटरमीडिएट। आर वाली एंटीबायोटिक आपको बिल्कुल नहीं देनी है। तो यूरिन कल्चर रिपोर्ट में जिस एंटीबायोटिक के आगे आर लिखा है ना, वो एंटीबायोटिक आपको नहीं देनी है। जिस एंटीबायोटिक के आगे एस लिखा है, सेंसिटिव, वो एंटीबायोटिक आपको 3 से 5 दिन के लिए लगानी है। ये यूटीआई हो गया। फिर टाइफाइड का पेशेंट आया था। टाइफाइड और मलेरिया ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो टाइफाइड में क्या एंटीबायोटिक देनी है आपको, एंटीबायोटिक सेफ्ट्रेक्सोन लगा सकते हो, है ना। या फिर आप है ना सेफेक्जिम दे सकते हो। और साथ में है ना आपको ओडी सिप्रोफ्लोक्सासिन भी देना है 3 दिन के लिए। 5 दिन के लिए बीडी सेफ्ट्रेक्सोन लगाना है और 3 दिन के लिए ओडी सिप्रोफ्लोक्सासिन प्लस आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। ओके, ये हो गया टाइफाइड का। और फिर एक पेशेंट आया था पेनक्रियाटाइटिस का। तो पेनक्रियाटाइटिस में क्या करते हैं, पेशेंट को नील बाई माउथ रखते हैं, कुछ खाने को नहीं देते हैं। तो इसमें डीएनएस लगाते हैं, ओंडेन लगाते हैं, पेंटोप लगाते हैं और हायोसिन लगाते हैं। हायोसिन बेस्ट है, सबसे बेस्ट, है ना। डाइसाइक्लोमाइन हो गया, ड्रोटावेनिन हो गया, इनसे बेस्ट है हायोसिन। टर्माडोल से भी बेस्ट होता है हायोसिन। तो यह लगा दिया। इसके बाद में अगर पेशेंट को बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल 100 ml प्लस इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन लगाना है। तो अगर फीवर आ रहा है तो ही पेशेंट को सेफ्ट्रेक्सोन लगाना है, नहीं तो वेट करना है, सेफ्ट्रेक्सोन नहीं लगवाना है। और फिर देखो एक ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है ना, पीरियड में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ड्रोटावेनिन मेफेनेमिक एसिड दे दिया और ट्रेनेक्जेमिक एसिड 500 mg दे दी। अगर इससे भी ठीक नहीं होता तो ट्रेनेक्जेमिक एसिड IV लगा दो आप, इससे फ़र्क आ जाएगा पेशेंट को। फिर एक बर्न का पेशेंट आया था। तो बर्न में 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, वो आपको देख लेनी है। फिर इंजेक्शन TT लगा देना है और डाइक्लोपीसीएम या आइबुप्रोफेन PCM दे देना है। एंटीबायोटिक ज़रूर देनी है 5 दिन के लिए डोज के अकॉर्डिंग। और फिर ऑइंटमेंट देनी है सिल्वर सल्फाडाइजिन। ये बर्न का हो गया। और फिर देखो सीबीसी रिपोर्ट, एक सीबीसी अपन पढ़ते हैं तो सीबीसी में WBC बढ़ी हुई है और हीमोग्लोबिन कम आ रहा है। WBC जैसे 20 आ गई, 21 आ गई, 22 आ गई, ऐसे आ रही है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन आ रहा है 7 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है,
पहले इन्फेक्शन को कम करना होगा, है ना। 3 से 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक देके पहले इन्फेक्शन को कम करना है, फिर आयरन फोलिक एसिड ये मेडिसिन इसको देनी है ना। इन्फेक्शन है, अब आपने आयरन फोलिक एसिड दे दिया तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा, फ्री रेडिकल हो जाएंगे। फ्री रेडिकल से क्या हो जाएगा, टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए जब इन्फेक्शन हो और ब्लड भी, हीमोग्लोबिन भी कम आ रहा है तो पहले इन्फेक्शन को ठीक करना है, इसके बाद में हीमोग्लोबिन के लिए अपन को मेडिसिन देनी है। तो ये हो गया, है ना। ये सीबीसी रिपोर्ट में इम्पोर्टेंट है। और सीबीसी रिपोर्ट में एक देखो HCT इम्पोर्टेंट है। ये अपन देखते हैं डेंगू में, अगर HCT की वैल्यू बढ़ी है तो पेशेंट को IV फ्लूइड देना है ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर HCT की वैल्यू कम आ रही है तो IV फ्लूइड नहीं देना फिर पेशेंट को, फिर पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी है आपको। ये हो गया। ये होने के बाद में फिर सियाटिका के पेशेंट आते हैं, तो सियाटिका में क्या बोलेगा, कमर से लेकर पूरे पैर तक दर्द होता है, सुन्न रहता है, झुनझुनाटी हो जाती है ना। तो सियाटिका में इसमें क्या करती है, NS 100 ml में MCB लगाती है, 1 एम्प्यूल, एक दिन छोड़ के एक दिन 5 दिन। फिर वही मेडिसिन चलती है, प्रीगाबालिन 75 mg, डाइक्लोपीसीएम, डाइक्लोजेल, विटामिन D3 के सेचेट, कैल्शियम विटामिन D3 टेबलेट, यही मेडिसिन चलती है। ठीक है। फिर एक पेशेंट आया था, इलेक्ट्रिक शॉक, करंट लग गया, करंट का झटका लगा था। तो ऐसा कोई पेशेंट आता है और अगर वो पेशेंट चल के आ रहा है, मतलब नॉर्मल है, तो सबसे पहले क्या करवाना है, ECG करवानी है। ठीक है। ECG करवाने के बाद में अगर ECG नॉर्मल है तो क्या करना है, आपको NS 100 ml में 2 एम्प्यूल MCB, विटामिन B12 है, ओंडेन पेंटोप डाइक्लो लगा देना है। ठीक है। ECG नॉर्मल है तो ही लगाना है। NS 100 ml में MCB 2 एम्प्यूल, ओंडेन पेंटोप और डाइक्लो लगा देना है। ये करंट का पेशेंट है। और एक है ना ECG भी खूब ज़्यादा आती है, चेस्ट पेन होता है और वो पेन है ना, नोजिया हो रही है, साथ में वोमिटिंग हो रही है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है ना, और पेन रेडिएट कर रहा है लेफ्ट हैंड में, है ना, लेफ्ट हैंड में जो में रेडिएट कर रहा है, तो आपको ECG करवाना चाहिए। और ECG में देखो, एक तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गई, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, फिर हो गई लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गई। ठीक है। फिर हो जाएगा लेफ्ट एक्सेस डेविएशन, और फिर हो जाएगा राइट एक्सेस डेविएशन, है ना, और फिर हो जाएगा PVC हो जाएगा, और फिर फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। इनमें कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है ना, लेकिन ये किस वजह से हो रहा है ये एक बार देखने के लिए इको ज़रूर करवानी चाहिए। और ये नॉर्मल होता है, इनमें कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया, और राइट एक्सेस डेविएशन, लेफ्ट एक्सेस डेविएशन, और PVC हो गया, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो गया। इनमें कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, ओनली मॉनिटरिंग करनी होती है, और एक बार इको ज़रूर करवा लेना चाहिए ताकि पता लग सके, है ना, किस वजह से हो रहा है। और एक पेशेंट आती है AMO के, कान दर्द हो रहा है, AMO और CMO। ठीक है। तो AMO में क्या करते हैं, डाइक्लोपीसीएम, एमोक्सिक्लेव और लिवोसिट्रेजिन मोन्टिलुकास और नेजल ड्रॉप या नेजल सलाइन देते हैं। ठीक है। और CMO में क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया ना, इसमें क्या करते हैं, एंटीबायोटिक तो देते ही देते हैं, साथ में है ना ड्रॉप डालने के लिए भी देते हैं। ठीक है। और फिर एक डेंटल का, डेंटल पेन कैरीज, मल्टीपल कैरीज, तो इसके लिए दांत दर्द हो रहा है, मल्टीपल कैरीज कोचर हो गई, तो इसमें है ना कीटोरोलेक्स दे सकते हैं, और डाइक्लोपीशियम दे सकते हैं, और एसिक्लो प्लस PCM प्लस सिरेटिपेप्टाइड ये दे सकते हैं, और डेंटल जेल दे सकते हैं, माउथ वॉश दे सकते हैं। तो ये मेडिसिन अपन दे सकते हैं। फिर एक्सरे करवाते हैं, उसमें देखते हैं फिर। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में और भी बॉडी एक हो रहा है ना, वीकनेस, जनरलाइज वीकनेस हो रही है, तो इसमें अपन क्या करवाते हैं, CBC करवाते हैं एक बार।
सीबीसी करवाते हैं, और फीमेल है तो थायराइड ज़रूर करवाते हैं, है ना। तो ये रिपोर्ट करवा के देखते हैं। एक डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, तो डायबिटीज़ में तो पहले आपको ये शुगर चेक करवानी पड़ेगी, पेशेंट हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, और फिर मेडिसिन स्टार्ट होगी। और ऐसे ही बीपी का पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसमें भी बीपी चेक करवानी पड़ेगी, फिर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, है ना। कम से कम 3 से 5 दिन तक बीपी मॉनिटरिंग करनी होती है, और दिन में कम से कम 3 से 4 बार पेशेंट को आराम से बिठा के फिर बीपी लेनी होती है। उसके बाद में बीपी की मेडिसिन स्टार्ट होती है। और ऐसे ही थायराइड की मेडिसिन है, वो भी ऐसी लेनी होती है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। और अगर बीपी की मेडिसिन चल रही है और शुगर की मेडिसिन चल रही है, तो इसमें सबसे ज़्यादा डैमेज होता है किडनी को, है ना। तो धीरे धीरे किडनी डैमेज होती जाती है। तो ये हो गया बीपी, शुगर, थायराइड। इसमें पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी होती है, इसके बाद में मेडिसिन स्टार्ट होती है। ऐसे अपन मेडिसिन स्टार्ट कर नहीं सकते। और एक सीबीसी रिपोर्ट में अगर हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, जैसे 8 आ गया, 9 आ गया, तो इसमें अपन को आयरन फोलिक एसिड चलती है। इसके साथ में विटामिन सी भी देनी होती है। और कैल्शियम, विटामिन D3 है, वो आयरन फोलिक एसिड के साथ में नहीं दी जाती, अलग टाइम में दी जाती है। और विटामिन D3 के सेचेट दिए जाते हैं, और विटामिन B12 भी दिया जाता है। तो ये हो गया। और बस।